हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का क्रिस्टल क्लियर बाय लक्षित चैनल पर। आज का जो टॉपिक है हम डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ एमपी। एक्चुअली फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑल ओवर इंडिया की निकलती है, जिसमें एमपी का स्पेसिफिकली डाटा होता है, हर एक स्टेट का। तो हम उसको देखने वाले हैं कि एमपी के बारे में क्या क्या बताया गया है फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर। तो दोस्तों, विदाउट एनी डिले हम जल्दी से शुरू करते हैं जो मेन मेन हमारे टॉपिक्स हैं। देखिए दोस्तों, मैंने जैसे थंबनेल के अंदर लिखा है कि हम ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों का यूज करेंगे डेटा को याद रखने के लिए। तो जल्दी से हम पहले समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट को कि क्या होता है। दो तीन चीजें हैं जो आपको इस रिपोर्ट के अंदर परेशान करती है, सभी को परेशान करती है। एक होता है फॉरेस्ट एरिया, दूसरा होता है फॉरेस्ट कवर, और तीसरा होता है ट्री कवर। तो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि फॉरेस्ट एरिया क्या होता है और फॉरेस्ट कवर क्या होता है और ट्री कवर क्या होता है। तो सबसे सिंपल चीज दोस्तों, इसको हम इधर साइड में लेते हैं पहले। तो देखिए, जो फॉरेस्ट एरिया है, एक सिंपल सी डेफिनेशन फॉरेस्ट एरिया की ये होती है कि जितना भी लैंड जितनी भी लैंड एरिया रिकॉर्डेड है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास में, रिकॉर्डेड है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास में। क्या मतलब हुआ इस बात का? तो फॉरेस्ट एरिया उस एरिया को बोलते हैं जितना भी एरिया जो रजिस्टर्स हैं, जो डॉक्यूमेंट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उसमें जितना भी एरिया उन्होंने बता रखा है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन है, वो सारा जमीन होती है फॉरेस्ट एरिया। और सिंपल समझने की कोशिश करें, चाहे उस जमीन पर एक भी फॉरेस्ट ना हो। मान लीजिए ये एक लैंड है, इस लैंड पर एक भी पेड़ ना हो, लेकिन अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ये बोल रखा है कि ये जमीन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, तो हम उसको बोलेंगे फॉरेस्ट एरिया। चाहे उस पर आज मॉल बन चुका हो, चाहे उस पर आज कॉलोनी बन चुकी हो, चाहे वो लैंड किसी भी यूज के लिए काम आ रही हो, चाहे उस पे फॉरेस्ट एक भी ना हो, उसको हम बोलेंगे फॉरेस्ट एरिया। मुझे लगता है आप समझ गए होंगे इस चीज को। कोई भी जमीन जिसपे फॉरेस्ट हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बस वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, डॉक्यूमेंट होना चाहिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर में, उसको बोलते हैं फॉरेस्ट एरिया। ठीक है। तो अब दूसरा जो क्वेश्चन ये बनता है कि फॉरेस्ट कवर क्या है। सो ये बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है कि फॉरेस्ट कवर क्या होता है। तो देखिए, मान लीजिए कि ये एक लैंड है, अगेन एक लैंड हमने ली। ठीक है, एक लैंड एरिया है, एक जमीन का टुकड़ा है। तो सबसे पहले इसका क्राइटेरिया फॉरेस्ट कवर का ये होता है दोस्तों कि 1 हेक्टेयर की जमीन होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर की जमीन होनी चाहिए, प्लस 10% कैनोपी होनी चाहिए। कैनोपी एरिया होना चाहिए। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात को समझिए, ध्यान से समझिए। मान लीजिए हमने ये एक लैंड बनाई आपके सामने, जिसपे लिखा 1 हेक्टेयर और 10% कैनोपी। मान लीजिए एक लैंड है, इस पर पेड़ जो लग रहे हैं, उनकी कैनोपी होना चाहिए 10% ऑफ द एरिया पर। कैनोपी क्या होती है दोस्तों? जैसे कि ये पेड़ बनाया मैंने, अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला एरिया, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में? मैं मुझे एग्जैक्ट टर्म याद नहीं आ रहा है कि इस कैनोपी को हम क्या बोलते हैं। लेकिन ये जो छाया वाला एरिया, मतलब ये यहाँ तक जो जा रहा है, बिल्कुल ट्री जितना कवर कर चुका है, ठीक है, इसकी ब्रांचेस जो कवर करती है एरिया, तो इस एरिया को हम बोलेंगे कैनोपी। तो मान लीजिए ये एक और लैंड है, जिस पर यहाँ पर और यहाँ पर ट्रीज लगे हुए हैं। तो अब देखिए इसकी कैनोपी, ये कैनोपी है यहाँ पर। तो ये वाला जो है एरिया, ये है कैनोपी वाला एरिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ आपको। ये जो एरिया है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये है कैनोपी, यहाँ से यहाँ तक। इसमें भी ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये वाला एरिया है कैनोपी का एरिया। तो अब आप देखिए कि इस पर ज्यादा कैनोपी एरिया है या इस पर ज्यादा कैनोपी एरिया है। तो कहने का मतलब ये आप समझ गए हो कि ये वाला जो एरिया है, इस पर ज्यादा कैनोपीज है। तो कैनोपीज मतलब ये मान लीजिए पेड़, और पेड़ की जो छाया क्षेत्र जिसको हम बोल सकते हैं हिंदी में, तो ये होता है कैनोपी पेड़ की। तो अगर 1 हेक्टेयर की लैंड है और उस पर 10% से ज्यादा कैनोपीज हैं, तो वो होगा आपका फॉरेस्ट कवर। आई होप आपको समझ में आया होगा। और दूसरी जो बात आती है हमारी, दूसरा जो लास्ट जो हमारा बचता है, ट्री कवर। ट्री कवर क्या होता है? ठीक है, तो देखिए ट्री कवर को हम समझते हैं। ये है ट्री कवर। तो दोस्तों, ट्री कवर का मतलब ये होता है कि 1 हेक्टेयर, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं होता।
बस ये हमको याद रखना है कि सिर्फ क्राइटेरिया किसमें, 1 हेक्टेयर की लैंड और उस पर 10% कैनोपी एरिया ट्रीज का, वह है फॉरेस्ट कवर। ट्री कवर क्या होता है दोस्तों? हम मंदिर जाते हैं, ठीक है, हमारी कॉलोनी का मंदिर होता है, हम हॉस्पिटल जाते हैं, हम हाईवेज पर जाते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, या फ्लैट से पास में, तो जितनी भी ग्रीनरी है पास में उसके, जितनी भी उसके पास में ग्रीनरीज हैं, ठीक है, आउटसाइड जब भी हम बाहर जाएंगे घर के, हमको पेड़ दिखते हैं, सड़कों पर पेड़ दिखते हैं, हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल के पास में हमको पेड़ दिखते हैं, कोई गार्डन में हमने घूमने गए और उस गार्डन में हमको पेड़ दिखे, तो वो जितने भी पेड़ हैं 1 हेक्टेयर से कम और 10% कैनोपी उस पर अगर ना हो और पेड़ दिख रहे हैं, तो वो सारा होता है दोस्तों ट्री कवर। ठीक है, तो आपको फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर में मतलब समझ में आएगा। और दोस्तों याद रखिएगा, फॉरेस्ट कवर हम उसको भी बोलेंगे, ये ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट कवर सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की लैंड के लिए होता है। अगर एक प्राइवेट लैंड है और प्राइवेट लैंड पर भी 1 हेक्टेयर की जमीन पर 10% से ज्यादा कैनोपी एरिया दिख रहा है, सैटेलाइट के थ्रू हम देखते हैं जब उसको, तो अगर 10% से ज्यादा कैनोपी एरिया दिख रहा है 1 हेक्टेयर की लैंड पर, चाहे वो प्राइवेट हो या चाहे गवर्नमेंट हो, हम उसको फॉरेस्ट कवर ही बोलेंगे। ट्री कवर 1 हेक्टेयर से कम लैंड हो या ज्यादा हो लेकिन 10% से कम कैनोपी एरिया हो, तो उसको हम बोलेंगे ट्री कवर। ट्री कवर के एग्जाम्पल, जब भी हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, घर के बाहर जाते हैं, रोड पे जाते हैं, ट्रेन से हम जाते हैं, हम निकलते हैं, बहुत सारी ग्रीनरी है, फॉरेस्ट भी बीच में आते हैं, ट्रीज भी बीच में आते हैं, तो आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे हम, या कैटेगराइज कैसे कर पाएंगे फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर के बीच में? तो एक क्राइटेरिया फॉरेस्ट कवर का हमको ध्यान रखना है कि 1 हेक्टेयर की लैंड प्लस 10% ऑफ कैनोपी एरिया, ये है फॉरेस्ट कवर। उसके अलावा जितने भी पेड़ हमको दिख रहे हैं वो है ट्री कवर। तो आई होप ये तीनों चीजें आपको समझ में आई होगी, जो कि आगे जाकर हेल्पफुल होगी। तो अब हम समझते हैं दोस्तों क्या बोलती है मध्य प्रदेश के संदर्भ में हमारी फॉरेस्ट रिपोर्ट। तो दोस्तों फॉरेस्ट रिपोर्ट हम देखने वाले हैं विद रेस्पेक्ट टू एमपी। ठीक है, एमपी के संदर्भ में हम देखने वाले हैं। और दोस्तों ये 2023 की रिपोर्ट है, याद रखिएगा, 2023 की। और ये 18th रिपोर्ट है, जहां तक मैं सही हूं तो 18th रिपोर्ट है ये। तो सबसे पहले हमको कुछ डेटा इसमें देखने हैं कि क्या क्या डेटा देखना है हमको। अ, तो दोस्तों हम अब थोड़ा सा ट्रिक और थोड़ा सा लिंक आपको करना पड़ेगा चीजों को। तो हम सबसे पहले जो आता है डेटा हमारा, कि टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर कितना रहा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए, वैसे क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, फिर भी हमको जनरली टोटल फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर कितना रहा एमपी में, उसका एरिया कितना है, तो वह है दोस्तों 85724। ठीक है, 85724 एरिया अभी फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को मिलाकर है एमपी के अंदर। कैसे याद रखेंगे दोस्तों? मैंने ऐसे याद रखा कि 8 ये हो गया, ठीक है, तो 8 से हम गए, एक कम किया 7, और 5 है तो 5 से एक कम किया 4, ठीक है, बीच में हमने 2 को लिया है। तो ऐसा करके हम कुछ याद रख सकते हैं, एक बार और हम देखते हैं इसको। 85724, ठीक है, तो 8, फिर 5, फिर 7, फिर 2, फिर 4, 85724, 85724, 85724। ठीक है दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें ट्रिक लगाना, हम ट्रिक कभी कभी नहीं लगा पाते, तो आप उसको लिख कर याद रख लें, आप 4-5 बार देखेंगे आपको डाटा याद रहेगा। ठीक है, सो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ट्रिक हम भी आप यूज करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम सारे डाटा को ऐसे ही याद रखेंगे। अगर मैंने ट्रिक लिखा है थंबनेल में तो उसका भी यूज पूरा पूरा किया जाएगा। ठीक है, तो लेकिन कभी कभी कोई कोई डाटा होता है जिसमें हम ट्रिक नहीं लगा पाते, तो हमको याद रख लेना चाहिए। फिर भी मैंने आपको एक बता दिया कि कैसे याद रखना है, अगर ट्रिक लगानी भी है तो आप कैसे याद रख सकते हैं उसको। तो ये 8 हो गया, ठीक है, तो 8 से हुआ 7, और 5 से हुआ 4, और बीच में आ गया 2, तो ये हो गया फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को मिला के जो एरिया बना वो है 85724 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये है स्क्वायर किलोमीटर। ओके, तो मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। इसके बाद अगर हम बात करें सबसे इंपॉर्टेंट डेटा की, कि मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट कवर कितना है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, आप समझ जाइएगा। मध्य प्रदेश के अंदर, एमपी के अंदर फॉरेस्ट कवर कितना है? तो फॉरेस्ट कवर कितना है? 77073, मतलब ये है टोटल 25%, मतलब 77073 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये मतलब अंडरस्टूड है। ठीक है, कि आप इसको समझ जाएं, ऑटोमेटिकली स्क्वायर किलोमीटर में ही होगा, लेकिन मेरा जो मकसद है वो है डेटा को याद करवाना, कि जब भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप इसको सही ऑप्शन लगा पाए।
तो 77073 स्क्वायर किलोमीटर एमपी का टोटल एरिया है फॉरेस्ट कवर का। और अगर हम इसको देखा जाए परसेंटेज वाइज कितना है, तो 25% है ये टोटल फॉरेस्ट एरिया का। ठीक है, 25% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का, 25% है 77073। अब मुझे लगता है कि इसमें भी कोई ट्रिक की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल सा डाटा है, एक क्रोनोलॉजी फॉलो हो रही है कि 7707 और 3 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये भी मुझे लगता है कि याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं दूसरी ओर। फॉरेस्ट कवर के बाद जो आता है ये बात, देखिए दोस्तों, अब हमने बात की थी फॉरेस्ट कवर की, जिसमें हमने बात की कि एक हेक्टेयर की लैंड पर 10% जो कैनोपी एरिया होता है फॉरेस्ट ट्रीज का, उसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट कवर। अब फॉरेस्ट कवर में भी दोस्तों बहुत सारे टाइप होते हैं। उस टाइप में ना चार टाइप हमको मेजरली देखने को मिलते हैं। एक मिलता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, वीडीएम जिसको बोलते हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट। मीडियम डेंस फॉरेस्ट जिसको हम एमडी या मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट भी इनको बोला जाता है, मीडियम या मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट। एक होता है ओपन फॉरेस्ट, ठीक है, और एक होता है श्रब्स, झाड़ियां जिसको हम बोलते हैं। तो फॉरेस्ट कवर, हमने फिर से दोस्तों ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट कवर का हमने याद रखा था 1 हेक्टेयर लैंड, 10% कैनोपी एरिया। अब ये जो कैटेगराइजेशन फर्दर किया गया है फॉरेस्ट कवर का, वेरी डेंस, मॉडरेट डेंस, ओपन एंड श्रब्स, तो वो किस बेसिस पर किया गया है? तो फॉरेस्ट कवर, अगर मान लो इसी हेक्टेयर 1 हेक्टेयर की लैंड पर अगर कैनोपी एरिया, अगर ट्रीज का कैनोपी एरिया 70% से ज्यादा हो जाए या 70% तक हो जाता है, उसको वेरी डेंस बोल देते हैं। मॉडरेट डेंस में दोस्तों यही हो जाता है कि 60% से 40% के बीच में एरिया हो जाता है। फिर 10% ओपन फॉरेस्ट बोलते हैं, और 10 से कम हुआ तो उसको श्रब्स बोल देते हैं। आप समझ पा रहे हैं, 1 हेक्टेयर की लैंड पर अगर 10% कैनोपी एरिया, हमने उसको बोला फॉरेस्ट कवर। लेकिन उस 10% कैनोपी एरिया से ज्यादा कैनोपी एरिया है, मतलब बहुत ज्यादा वन है वहां पर, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट है 1 हेक्टेयर की लैंड पर, तो हम उसको बोल देंगे वेरी डेंस फॉरेस्ट। अगर 70% तक है कैनोपी एरिया, अगर 70% से कम है 40 to 60, जो बीच में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, मैं भूल गया हूँ कितना होता है, लेकिन आप याद रखिए कि वेरी डेंस आपको समझ में आ रहा होगा, अत्यधिक सघन वन या मध्यम वन, और खुले वन, ओपन, ठीक है, श्रब्स, झाड़ियां जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि हाँ, वेरी डेंस का मतलब ये है कि बहुत ज्यादा वहां पर डेंसिटी होगी फॉरेस्ट की। मॉडरेट या मीडियम डेंस का मतलब ये है कि उससे कम डेंसिटी वहां पर होगी। और ओपन का मतलब है जो खुले होंगे, जो बहुत क्या बोल सकते हैं, स्पेर्सली होंगे या बहुत फैलाव में होंगे। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ओपन फॉरेस्ट। और श्रब मतलब झाड़ियां, जिसमें छोटे छोटे घास या झाड़ियां टाइप जो चीजें आ जाती है, जिसमें बहुत ज्यादा कैनोपीज उनकी नहीं होती, उनको हम श्रब्स बोलते हैं। तो हमने फॉरेस्ट कवर को इतने पार्ट में डिवाइड किया। अब दोस्तों हमको इसका डेटा याद रखना है कि क्या होता है फॉरेस्ट कवर का। तो हमने बोला कि वेरी डेंस फॉरेस्ट, तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक नहीं है, आपको लिख के याद रखना पड़ेगा इसका कि 2.8%। आपको इसमें सिर्फ परसेंट याद रखना है, एरिया याद रखने की जरूरत नहीं है। सॉरी, 2.28% है ये। 2.28%, 10.8%, 11.8% एंड 1.1%। इसमें ट्रिक लगाने की जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि आपको फिर से अगेन एक सीक्वेंस या क्रोनोलॉजी दिख रही होगी, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इसमें कि 888, 888, तो और 10, 11, 1, ठीक है, 1, 1, 1, ठीक है, ये दिख रहा होगा आपको एक। तो हमको ये चीज ध्यान रखनी है कि 2.8, 2.28%, 10.8%, 11.8%, 1.1%। दोस्तों 4 बार अगर आप इसको लिख देंगे ना, बिना देख के मतलब बिना देखे देख, तो ये आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, मैं भी बिना देखे देखे लिख रहा हूँ, आपको मैं देख के नहीं पढ़ा रहा हूँ इस चीज को। तो एक बार आप लिख के देखें, 2.28, 10.8, 11.8, 1.1। कैसे? 2.28, 10.8, 11.8, 1.1। अगेन 2.28, 10.8, 11.8, 1.1। तो ये हमको, मुझे लगता है ऐसे करोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो चलिए, ये डाटा आपको याद हुआ। तो और दोस्तों एक इसको याद रखने की ट्रिक ये होती है, जो मेथड मैं अपनाता हूँ। सबसे पहले आप एक साइड की चीजें लिख दे, जैसे वीडी, एमडी, ओपन, श्रब, ठीक है। अब इसको तो याद रखने की जरूरत नहीं है कि वीडी, एमडी, ओपन, श्रब, और एक तरफ जल्दी से डाटा लिख दे, 2.28, 10.8, 11.8, 1.1। ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल याद रह जाएगा। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए आगे की ओर। अगर वीडियो ज्यादा फास्ट हो रही है तो थोड़ा स्लो करके आप इसे देख लें। अब आता है दोस्तों
ट्रिक का खेल, जिससे क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में हमको देखने को मिलते हैं, स्पेशली हमारी एमपीपीएससी या एमपीएसआई जो आने वाली है उसमें हमको बिल्कुल क्वेश्चन, एक ना एक क्वेश्चन हमेशा दिखेगा। अब आता है फॉरेस्ट कवर, थोड़ा सा मैं इसको नीचे लिखता हूँ, फॉरेस्ट कवर इन एमपी। अभी हमने पढ़ा था फॉरेस्ट कवर कितना है, हमको अब देखना है कि मैक्सिमम और मिनिमम फॉरेस्ट कवर किस किस डिस्ट्रिक्ट में रहा है एमपी की। तो फॉरेस्ट कवर की हम बात करें, ये फॉरेस्ट कवर हो गया दोस्तों। फॉरेस्ट कवर की रिपोर्ट दो तरह से बनती है, ठीक है। एक बनती है एरिया के वाइज, एरिया के हिसाब से एक रिपोर्ट बनती है, और एक बनती है परसेंटेज के हिसाब से, ठीक है। एक बनती है एरिया, एक बनती है परसेंटेज के हिसाब से। इन दोनों के अंदर हमको देखने पड़ेंगे मैक्सिमम और मिनिमम। थोड़ा सा मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा, मुझे स्पेस थोड़ी सी कम लग रही है, ठीक है। तो मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो अब मैक्सिमम के अंदर एरिया वाइज सेम इधर भी ऐसा ही रहेगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो अगर हम एरिया वाइज बात करें दोस्तों, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़िएगा, एमपीपीएससी में जब भी क्वेश्चन आएगा कि फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा रहा या एरिया वाइज किस डिस्ट्रिक्ट में कम रहा, परसेंटेज वाइज किस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा रहा या परसेंटेज वाइज किस डिस्ट्रिक्ट में कम रहा, तो उसके हिसाब से आपको देखना है। कैसे? तो एरिया वाइज अगर पूछे कि मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कहां पर रहा, तो सबसे पहले आपको याद रखना है बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल। बालाघाट, छिंदवाड़ा और बैतूल में एरिया वाइज सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर रहा। मिनिमम की अगर बात करें, हाँ शाजापुर ही है, शाजापुर, उज्जैन एंड आगरमालवा, ठीक है। तो ये हो गया एरिया वाइज। सेम, मैं भी इनको याद कराऊंगा, बिल्कुल घबराइए मत, बिल्कुल मैं इसको ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराऊंगा। इसके बाद परसेंटेज वाइज अगर पूछता है तो क्या रहेगा, उमरिया, क्या हो गया है, उमरिया, उमरिया के बाद, हाँ बालाघाट है, उमरिया, बालाघाट एंड श्योपुर। इसके बाद आता है मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम में आता है उज्जैन, आता है शाजापुर, आता है फिर क्या था, आगर मालवाई है। तो दोस्तों ये देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट डाटा है जो पूछा जा सकता है, 100% चांस है इनमें से क्वेश्चन बनने का। और आपके पास कभी कभी तीन ऑप्शन भी देते हैं, ठीक है। वो पूछ लेता है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, जिसमें भी वो पूछे, या क्रोनोलॉजी से पूछे कि सबसे ज्यादा किस तरह, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ। तो इसमें से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि मैक्सिमम कहाँ रहा, मिनिमम कहाँ रहा। मैक्सिमम मिनिमम दोनों ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या लिखा है, मैक्सिम एरिया वाइज वो पूछ रहा है या फिर परसेंटेज वाइज वो पूछ रहा है। एरिया वाइज में आपके पास मैक्सिमम मिनिमम दोनों है, अगर परसेंटेज वाइज पूछता है तो भी मैक्सिमम और मिनिमम आपके पास दोनों है। एरिया वाइज अगर बात करें, तो अब दोस्तों मैंने आपको डेटा दे दिया, अब इसको हमको याद रखना है ट्रिक से। बस देखो, मैक्सिमम किस में रहा, बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, ठीक है। मिनिमम किस में रहा, शाजापुर, उज्जैन, आगरमालवा। एक आप देखिए, कॉन्सेप्ट से याद रखना हो ना, मैं आपको कॉन्सेप्ट से याद इसलिए नहीं रखा रहा क्योंकि फिर वो अगेन ट्रिकी हो जाएगा थोड़ा सा। लेकिन अगर इस एमपी के मैप को आप बनाओगे, इस एमपी के मैप को अगर आप बनाओगे ना, हम्म, चलो कुछ भी बना देना रहे यार। इस एमपी के मैप को अगर हम बनाएं, तो आप देखोगे कि जब भी बारिश होती है, तो सबसे ज्यादा जो बारिश होती है ना, वो होती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच से, और थोड़ी जो कम होती है वो होती है अरेबियन सी ब्रांच से, ठीक है। अगर मानसून पड़ा हो, अगेन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, मैं बताना नहीं चाह रहा था इस चीज को, लेकिन फिर भी अगर कॉन्सेप्ट समझना चाहो, यहाँ पर एक पहाड़ी आती है, मैकाल रेंज, ठीक है, क्रीसेंट शेप्ड में। तो जब भी बे ऑफ बंगाल आएगी, बे ऑफ बंगाल ब्रांच आएगी पानी लेकर, तो सबसे ज्यादा जो बारिश वो करवाती है ना, वो करवाती है ईस्टर्न साइड ऑफ एमपी में, ठीक है। और ईस्टर्न साइड में सबसे ज्यादा इस एरिया में वो बारिश करवाएगी, और जैसे जैसे आप इधर मूव करोगे ईस्ट टू वेस्ट, बारिश एमपी में कम होती जाएगी, ठीक है। दूसरी चीज, दो पैटर्न हमको रेनफॉल के अंदर दिखते हैं बारिश के हिसाब से। एक तो जब आप ईस्ट से जाओगे वेस्ट की तरफ, तब बारिश कम होगी। एक जब आप साउथ से जाओगे नॉर्थ की तरफ, तब भी बारिश कम होगी। मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओगे तब भी बारिश कम, और ईस्ट टू वेस्ट जाओगे तब भी होगी बारिश कम।
तो इसी पर अब आप देखो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ होगा? बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल। कहाँ पर है बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल? ईस्टर्न साइड ऑफ एमपी या सदर्न साइड ऑफ एमपी। ठीक है, तो ये हो गया, ये बैतूल यहाँ पर है, आपको पता है। ठीक है, छिंदवाड़ा आ गया, फिर सियोनी, बालाघाट। तो ये जो आप रीजन देखोगे दोस्तों, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन के अगर आप देखोगे तो ये पड़ रहा है सदर्न साइड में और साउथ ईस्टर्न साइड में ऑफ एमपी। सबसे ज्यादा बारिश यहाँ होती, तो भैया फॉरेस्ट कवर भी यहीं होगा। अगर आप कॉन्सेप्ट से समझना चाहते हो, मिनिमम बारिश, मिनिमम शाहजहांपुर, उज्जैन, आगर मालवा, ये सारे हैं। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये है मालवा प्लेटू के डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, शाहजहांपुर हो गया, आगर मालवा हो गया, उज्जैन हो गया, यही इस एरिया के अंदर बात हो रही है। तो यहाँ पर तो वैसे भी बारिश बहुत कम होती है, क्योंकि विंध्यन रेंज और सतपुरा रेंज यहाँ पर जा रही है, अरेबियन सी ब्रांच आती है, बीच में से निकलती है, उसको पैरेलल निकल जाती है, इनके बीच में छोटी छोटी पहाड़ियां होती है, तो थोड़ी थोड़ी बारिश होती है, वरना वो पैरेलल निकल जाती है नर्मदा सोन वैली से, बीच से जो ब्रांच होती है अरेबियन सी, इसलिए वो बारिश किसी से टकरा के वो ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं कर पाती है। अगेन ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो, पर फिर अगेन वही ट्रिकी कि इतने सारे जिलों में कौन सा जिला है, वो एक अपने आप में चैलेंज है याद रख पाना। तो अब देखो मैंने क्या ट्रिक बनाई है इसकी, जैसे मैं ये याद करता हूँ। तो मैंने ऐसी ट्रिक बनाई थी दोस्तों कि बाला जो एक लड़की है, बाला चिंदा ओढ़ के बेतू की बात करती है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है, और इसका कुछ मतलब भी नहीं है ट्रिक का, लेकिन अगेन हमारे माइंड को झूठी चीजें थोड़ी ज्यादा याद रहती है। तो एक बाला नाम की लड़की है, वो चिंदा ओढ़ के, चिंदा मतलब कोई कपड़े का चिंदा ओढ़ के बेतू की बात करती है। क्या बात करती है? कि शाहजहां, शाहजहां, शाहजहांपुर को हमने बोला शाहजहां, कि शाहजहां आएंगे महाकाल दर्शन करने, महाकाल उज्जैन में। या आप ये भी कर सकते हो कि शाहजहां आएंगे जैनों के लिए, जैन लोगों के लिए आगरे के पेठे संग। शाहजहां से आप याद कर सकते हो कि शाहजहां आगरा में थे, आगरा में रहते थे शाहजहां। ठीक है, ताजमहल बनाया, तो शाहजहां आएंगे जैनों के लिए आगरा, आगरे का पेठा लेकर के, क्योंकि आगरे का पेठा बहुत फेमस है। ठीक है, आगरा का। तो इससे आप याद रख सकते हो आगर मालवा। तो मैं लिख के भी बता देता हूँ आपको, एरिया वाइज अगर हम बात करें। तो देखो, अगर एरिया वाइज हम बात करेंगे, क्या कि बाला चिंदा ओढ़कर बेतू की बात करती है। क्या बात करती है? कि शाहजहां आएंगे जैनों के लिए आगरे के पेठे संग, आगरे का पेठा, आगरे के पेठे संग, आगरे के पेठा मतलब आगरे का पेठा लेकर, या महाकाल दर्शन आएंगे आगरे के पेठा लेकर। तो इससे आप याद रख सकते हो। ठीक है, मुझे लगता है बहुत अजीब सी ट्रिक है, आपको लगेगा कि अरे ऐसे कैसे याद होगा। याद रहेगा दोस्तों, ये चीज आप भूलोगे नहीं। तो ऊपर वाले जो तीन होंगे वो मैक्सिमम होंगे, नीचे वाले जो तीन होंगे वो मिनिमम वाले हो जाएंगे। ठीक है, अब हम परसेंटेज वाइज चलते हैं, परसेंटेज के हिसाब से चलते हैं। अच्छा, इसमें मैक्सिमम, तो देखिए मैंने इसकी ट्रिक क्या बनाई है मैक्सिमम की। इसमें है उमरिया, बालाघाट, श्योपुर। ठीक है, तो इसमें है उमर भर, उमर भर घाट पर शोक से बिताई। या आप याद रख सकते हो कि उम्र हमारी घाट पर शोक से बीती, लेकिन जैनों के लिए शाहजहां नहीं आए आगरे के पेठे से। कैसी अजीब बेतुकी बात मैं कर रहा हूँ, मुझे भी पता है कि ये क्या है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक स्टोरी अपने आप पे एक फॉर्म करो दोस्तों, थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, क्योंकि हमको इतना सारा डेटा याद रखना पड़ता है, हमको कुछ तो ऐसी तकनीक अपनानी पड़ेगी जिससे हम चीजों को रिटेन कर पाए, क्योंकि एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है एग्जाम को निकालना। क्वेश्चन हमसे बनने चाहिए, चाहे साम दाम दंड भेद वो किसी भी तरह से बने, लेकिन हमको क्वेश्चंस को बनाना है, क्वेश्चंस को सही करना है। जिस भी चीज से याद हो, आपको इसके अलावा दूसरी चीज से याद होता है, आप वो अपनाइए। मुझे इस चीज से होता है, और मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों को इस चीज से होता है, क्योंकि हमारे पास दिमाग लगाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। तो जहां हम दिमाग लगाने से बच सकते हैं, वहां तो हम ऐसी ट्रिक का इस्तेमाल करें, और इसमें कोई बुराई नहीं दोस्तों। तो ठीक है, याद रखिएगा, उमर भर घाट पर शोक से बिताई, तो उमर से हो जाएगा उमरिया, बाला घाट से घाट ले लेंगे हम, और शोक से श्योपुर हो जाएगा। ठीक है, उमर भर घाट पर शोक से बिताई, जैनों के लिए शाहजहां नहीं आए आगरे का पेठा लेकर, तो उससे हो जाएगा आगर मालवा। ऐसे ही याद करना पड़ेगा, बेतुकी चीजें लगेगी, लेकिन एक बार आपको फील होगा, दो बार जब पढ़ोगे ना तो फील होगा कि नहीं यार ये ट्रिक ठीक है, क्योंकि हम इतनी बार रिपोर्ट याद करते हैं, हमको बहुत कंफ्यूजन होता है। तो ये थोड़ा ठीक है। ठीक है, और कमेंट में भी आप बताइएगा कि इस तरह की चीजें आपको कैसी लगती, क्या मुझे कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत है, या जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। ठीक है, तो अगेन, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, उम्र भर घाट पर शोक से बिताई, जैनों के लिए शाहजहां नहीं आए आगरे के पेट संग। मुझे तो दोस्तों ये लाइन याद हो गई है,
आप होप करता हूँ आपको भी हो जाएगी, जब एक दो बार आप पढ़ोगे इनको तो याद हो जाएगी। देखिए स्टोरी हमने बनाई, एक बाला नाम की लड़की थी, चिंदा उड़ के बेतू की बात कर रही थी कि बोलती है कि शाहजहां आएंगे जैनों के लिए आगरे का पेटा संग, लेकिन भाई बाला की तो पूरी उम्र निकल गई, तो उम्र भर घाट पर शौक से बिताई, लेकिन जैनों के लिए शाहजहां नहीं आया आगरे का पेठा लेकर के। तो ऐसे करके मैंने याद रखा, तो ये हो गया दोस्तों फॉरेस्ट कवर आपका पूरा कंप्लीट, इससे क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। दोस्तों नेक्स्ट जो चीज आती है ना, इसके अलावा जो थोड़े बहुत डेटा और होते हैं, मेन तो चीज यही होती है, लेकिन इसके अलावा जो आ सकती है, एक चीज और हम देखते हैं, वो है, दो तीन चीजें हैं। देखिए, एक होता है कि सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट कवर रहा उसका इंक्रीज देखने को कहाँ मिला, यानी किस डिस्ट्रिक्ट ने सबसे ज्यादा ग्रोथ की है फॉरेस्ट कवर के मामले में, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट में बहुत ज्यादा फॉरेस्ट कवर जो था वो ग्रो किया है। और दूसरा आता है कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर फॉरेस्ट कवर बहुत कम हो गया है पिछली रिपोर्ट की तुलना में, क्योंकि फॉरेस्ट रिपोर्ट हर 2 साल के अंदर आती है, तो 2 साल के अंदर कौन से एरिया में फॉरेस्ट कवर पूरे एमपी में बढ़ा और कौन से एरिया में फॉरेस्ट कवर पूरे एमपी में घटा। तो इसको याद रखने की ट्रिक है। आप दोस्तों एक चीज सोचो, अगर कहीं भी फॉरेस्ट कवर बढ़ा मतलब हरियाली बढ़ी, और हरियाली बढ़ी मतलब हरियाली में हरियाली अगर बढ़ी तो वहां पे क्या होगा, हरी हरी भिंडी उगने लगेगी। अगर फॉरेस्ट कवर बढ़ा, ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, अगर कहीं फॉरेस्ट कवर बढ़ा मतलब जंगल बढ़े, पेड़ बढ़े, और जहां भी पेड़ बढ़े तो क्या होगा, हरे भरे पेड़ बढ़े मतलब भिंडी आ गई वहां पे, हरी हरी भिंडी आ गई। और अगर आप भिंडी नहीं खाओगे, दोस्तों अगर आप भिंडी नहीं खाओगे, भिंडी की सब्जी नहीं खाओगे, तो आपके अंदर दम बचेगा क्या, आपके अंदर दम पावर जिसको हम बोलते हैं वो बचेगा क्या, नहीं। तो आपके अंदर दम नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा, दमो। ठीक है, अगेन बहुत वियर्ड सी, बहुत गंदी ट्रिक है, मुझे पता है इसका कोई रिलेशन नहीं होता, लेकिन ये आपको याद रहेगी, आप नहीं भूल पाओगे इस चीज को, मुझे पता है, क्योंकि मुझे पता है माइंड की टेंडेंसीज क्या होती है, मैंने बहुत ऑब्जर्व किया है अपने अंदर ये चीजें कि यार क्या चीजें होती है। माइंड को कुछ फर्क नहीं पड़ता झूठ सच से, वो सब कुछ याद रखना चाहता है। ठीक है, तो उसको अधिकतर झूठी चीजें ही पसंद है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल झूठी जो चीजें हो सकती है, लेकिन हाँ इसमें कुछ रियलिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लाइक फॉरेस्ट कवर सबसे ज्यादा कहाँ बढ़ा, तो भैया जहां फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा वहां हरी हरी पेड़ लगेंगे, हरे हरे पेड़ लगेंगे तो क्या होगा, भिंडी उगने लगेगी, और अगर भिंडी को हम खाएंगे तो हमें आ जाएगा दम, और अगर भिंडी को नहीं खाएंगे तो हमें हो जाएगा कम क्या, दम। तो डिक्रीज हुआ दमो, तो भिंडी से हो गया दमो। तो भिंडी अगर नहीं खाओगे तो दमो, तो ये क्या हुआ, इंक्रीज, डिक्रीज हुआ। तो जब डिक्रीज की बात हो जाएगी तो दमो हो जाएगा, अगर इंक्रीज की बात हो जाएगी तो भिंडी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई दोस्तों, तो ये हो गया फॉरेस्ट कवर का डाटा। नेक्स्ट चलते हैं, दूसरा आता है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर की हम बात करते हैं, देखिए अगेन इसमें भी हमको देखना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा आग कहाँ लगी, मतलब किन डिस्ट्रिक्ट ने सबसे ज्यादा फेस किया है फॉरेस्ट फायर को, और किसने सबसे ज्यादा कम फेस किया, या हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा या सबसे कम किन डिस्ट्रिक्ट के पेड़ों में आग लगी या नहीं लगी। तो देखो, अगर दोस्तों आप एक चीज सोचो कि आग लोग कौन लगाते हैं, अगर कोई आग किसी के घर में अगर किसी को लगाना हो तो वो जो रायचंद होते हैं ना, रायचंद टाइप के लोग, वो लगाते हैं आग। अगर आप रायचंदों की मानोगे तो वो क्या करते हैं, रायचंद जो होते हैं वो आग लगा जाते हैं घरों में। तो आपको ऐसा याद रखना है, रायचंद तो रायचंद से हो जाएगा रायसेन। ठीक है, और अगर आप बोलोगे डिक्रीज कहाँ हुआ, तो अगर रायचंद्र नहीं हुए तो क्या आग लगेगी क्या, तो आप बोलोगे, अरे आप बोलोगे कि नहीं लगेगी आग। देखिए, अगर रायचंद्र नहीं हुए अगर रायचंद नहीं हुए तो क्या आग लगेगी, आप बोलोगे नहीं लगेगी, क्योंकि रायचंद अगर होते हैं तो ही तो आग लगती है, और अगर रायचंद नहीं होंगे तो क्या आग लगेगी, आप बोलोगे नहीं लगेगी। नहीं नहीं बोलना है, क्या बोलना है, नहीं लगेगी। तो नी से हो जाएगा निवाड़ी। ठीक है, तो फॉरेस्ट फायर सबसे ज्यादा आग कहाँ लगी, जहां पर रायचंद होते हैं, जो बिना मतलब का अपना ज्ञान देते हैं, उनको आता नहीं है कुछ भी, लेकिन फिर भी वो ज्ञान देते हैं, तो रायचंद से हो जाएगा रायसेन। और कहां पर आग कम लगती है, तो भाई जहां रायचंद्र नहीं होंगे तो वहां पर आग नहीं लगेगी, तो ये हो जाएगा निवाड़ी। अगला जो बचता है, बहुत अजीब अजीब मैं बातें कर रहा हूँ, मुझे भी शर्म आती है कभी कभी ऐसी बातें करके, पर याद रखने के लिए ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। अगला आता है श्रब। श्रब मतलब झाड़ी जिसको बोलते हैं ना, झाड़ी बोलते हैं ना हिंदी में श्रब्स को, हाँ तो झाड़ियां ही बोलते हैं। तो देखिए, मैक्सिमम
मिनिमम इसमें भी वही चीज़ें देखनी है, कोई नई बात नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम। तो देखिए, सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ किस डिस्ट्रिक्ट में है और सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ किस डिस्ट्रिक्ट में कम हुई है? मैं पता नहीं हिंदी थोड़ी अजीब बोल रहा हूँ। सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ की ग्रोथ कहाँ हुई और सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ पर कम हुई? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम का, तो इसमें होगा सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ जो थी, वो थी मुरैना में दोस्तों। और सबसे कम जो झाड़ियाँ रही वो हरदा में रही। अरे भैया, क्योंकि हरदा तो कहाँ आता है? देखो ना, एमपी का मैप कॉन्सेप्ट से भी समझना हो तो। हरदा कहाँ है? ये यहाँ पर हरदा है। हरदा, होशंगाबाद, बैतूल यहाँ है। और मुरैना कहाँ है? ये रहा मुरैना। मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया था, पता है? मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी आप साउथ टू नॉर्थ जाओगे ना तो बारिश कम होगी। मैंने आपको एक चीज़ और बोली थी कि जब भी आप ईस्ट टू वेस्ट जाओगे ना तब भी बारिश कम होगी। ठीक है? ईस्ट टू वेस्ट जाओ या साउथ टू नॉर्थ जाओ, बारिश कम होगी क्योंकि बे ऑफ बंगाल ब्रांच रहती है, विंध्य और सतपुड़ा होते हैं, ऑरोग्राफिक रेनफॉल होती है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं, क्लाइमेट में कभी डिस्कस करेंगे टाइम मिला तो। तो इसके कारण जब भी आप नॉर्थ टू साउथ जाओगे तो बारिश कम, तो भैया सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ होगी? मुरैना में, क्योंकि यहाँ तो बारिश हो नहीं रही, पेड़ तो उग नहीं सकते यहाँ पर, तो बचेगी झाड़ियाँ। और मिनिमम मिनिमम तो भैया यही होना है, क्योंकि आता है भैया, झमाझम बारिश हो रही है, पास में पंचमढ़ी पड़ता है, नर्मदापुरम हरदा से लगा हुआ जिला है। ठीक है, तो यहाँ पर तो बहुत ओरोग्राफिक रेनफॉल होती है, तो यहाँ पर झाड़ी हो ही नहीं सकती, यहाँ तो मोटे मोटे पेड़ होंगे ना हरदा में। ठीक है, तो इसलिए हमको एक चीज कॉन्सेप्ट से भी याद रख सकते हैं। अब दूसरी बात, कॉन्सेप्ट नहीं याद रहा तो क्या करें? कॉन्सेप्ट नहीं याद रहा, कोई दिक्कत नहीं है। श्रब, झाड़ी, देखो, अगर झाड़ियां ज्यादा हुई तो वहां पर क्या होगा? मोर आएंगे, तो मोर से हो जाएगा मुरैना। ठीक है, जहां पर झाड़ी होगी, अगर झाड़ियां ज्यादा हुई तभी तो मोर आएंगे। और अगर झाड़ियाँ कम हुई, तो मोर का आना हार्ड हो जाएगा, मतलब कठिन हो जाएगा, मोर आ नहीं पाएँगे अगर झाड़ियाँ कम हुई तो। ठीक है? तो हार्ड से हो जाएगा हरदा। ठीक है? हार्ड, हरदा। ठीक है? हिंदी में वाले भी अगर कोई वीडियो को देख रहे हैं, तो कोशिश कर लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप भिंडी को हिंदी में भी भिंडी लिखेंगे, लेकिन याद हिंदी या इंग्लिश इसमें तो कुछ अ, लैंग्वेज का फ़र्क पड़ता नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है? हरदा में थोड़ा-सा लग सकता है आपको, हरदा, हार्ड, तो ठीक है, एक आध इफेक्ट आ जाता है, उसका आप थोड़ा-सा इंग्लिश आप भी मैनेज करिए, कोऑपरेट कीजिए इस चीज़ में। तो झाड़ी, मुरैना, और मुरैना, अगर झाड़ी ज़्यादा होगी तो भई मोर आएँगे तो मुरैना, और अगर झाड़ियाँ कम रहेगी तो मोर का आना हो जाएगा हार्ड और हरदा। ठीक है? हमने 2 ही तो जिले पढ़े हैं मैक्सिमम मिनिमम, तो ये हो जाएगा आपका श्रब वाला भी। एक जो क्वेश्चन बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है, वो बन सकता है, एक क्वेश्चन था बैम्बू वाला। हुँ, बैम्बू कितना है एमपी में इसका एरिया? देखो दोस्तों, सबसे ज्यादा मुझे लगता है इस बार की, अगर मैं सही हूं तो एमपी है ना फर्स्ट नंबर पे आ चुका है। पहले अरुणाचल प्रदेश और मेघालय था, नॉर्थ ईस्ट का ही, हाँ, अरुणाचल प्रदेश था पहले बेम्बू में। अब है एमपी फर्स्ट पर है बेम्बू, बेम्बू प्रोड्यूसिंग में। ठीक है, बेम्बू के प्रोडक्शन में एमपी आ गया फर्स्ट पर। ठीक है, अब इसका एरिया अगर पूछा जाए ना कि एरिया कितना है, तो आप लिखना 20-21। वो कहते हैं ना, कभी लड़ाई हो जाती है कि भाई ज्यादा 19-20 मत करो या ज्यादा 3-5 मत करो, तो आपको ऐसे याद रखना है 20-21। ठीक है, और उसमें क्या करना है, आपको लिख देना है 4-4। ठीक है, तो मतलब मेरा कहने का मतलब है इसका 20421 है स्क्वायर किलोमीटर एरिया बेम्बू का एमपी के अंदर। तो अगर पूछे कि बेम्बू का टोटल एरिया कितना है एमपी के अंदर, तो है 20421 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये टोटल ज्योग्राफिकल एरिया की बात हो रही है, उसके कंटेक्स्ट में बात हो रही है, ये 20421 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, तो ये बेम्बू वाला था। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इससे और कोई क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आना नहीं चाहिए। 2-4 क्वेश्चन और चल रहे हैं अभी कि अर्बन बॉडीज में कितना रहा, और तो आप वो नोट कर सकते हैं कि अर्बन बॉडीज में अगर आप देखना चाहोगे एरिया वाइज ना, तो मैं थोड़ा सा देख के बता रहा हूँ, क्योंकि तो आप याद कर सकते हैं एरिया वाइज कि चित्रकूट, मलाजखंड और शिवपुरी, अगर अर्बन बॉडीज में देखें म्यूनिसिपल एरिया में जहां पर फॉरेस्ट की ग्रोथ हुई है, तो वहां पर चित्रकूट है, मलाजखंड है और शिवपुरी है। एंड दूसरा है अर्बन बॉडीज में परसेंटेज वाइज की बात अगर बात करें, तो चंदेरी, चित्रकूट और शिवपुरी है। तो आपने आप नोट कर लीजिएगा, मैं इसको पढ़ा नहीं रहा, बस मैं आपको बता दिया देखकर, क्योंकि मैंने भी याद नहीं किया था। लेकिन हाँ, कभी क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा रहा आज का टॉपिक। ठीक है, होप करता हूँ थोड़ा बहुत पसंद आया होगा। जो भी कमी लगे आप बिल्कुल बताएं कमेंट सेक्शन में, ताकि इसमें और सुधार किया जा सके। मैं ज़्यादा फास्ट था, पिछली बार वीडियो बनी तो लोगों ने बोला कि आप बहुत धीरे बोलते हो, तो मैंने कोशिश की अपने नेचर से अगेंस्ट जाकर के कि मैं थोड़ा फास्ट बोलूंगा, तो इसलिए मैंने फास्ट बोला।
अगर आपको लगता है कि थोड़ा धीरे बोलना चाहिए तो आप स्पीड स्लो कर सकते हैं या फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप थोड़ा-सा वॉइस को स्लो रखिए, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आप बने रहें। धन्यवाद।